हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। जैसा कि फ्रेंड पिछली वीडियो में हमने बीपीएससी शिक्षक भर्ती का हिंदी टीजीटी का पेपर सॉल्व किया था। उसमें हमने हिंदी के टोटल कुल 80 प्रश्न जो पेपर में पूछे गए थे उसमें से 40 प्रश्नों को देख लिया था। प्रश्न संख्या 40 से प्रश्न संख्या 80 तक। बाकी के जो 40 प्रश्न हैं उनका सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप इस पेपर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसमें फिर आप मैसेज करिएगा, मैं आपको पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी जो लोग पहले से जुड़े हैं तो उनके पास पीडीएफ ऑलरेडी है क्योंकि उसमें भेजा गया है। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। ये प्रश्न मैं आपको कल ही सॉल्व करवाने वाली थी, लेकिन कल स्कूल में एक काव्य प्रतियोगिता मुझे आयोजित करवानी थी। उसी संबंध में जो है मैं थोड़ा व्यस्त थी 2 दिन, इसलिए मैं ये वीडियो आपको जो है आज मिल रहा है। प्रश्न संख्या 81 है, आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स, जैसा कि ऑप्शन आप सभी देख रहे हैं, बस हम राइट आंसर इसका देखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन संख्या ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो आदिवासी विमर्श पर आधारित उपन्यास है आदिवासियों का संसार, इसकी लेखिका है आशा सुषमा किस्सू, और ये एक काव्य संग्रह है जो कि 1990 में प्रकाशित हुआ, इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 82 देख लेते हैं। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो पंक्तियाँ हैं ये साकेत के 8वें सर्ग से ली गई हैं। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, ये पंक्तियाँ साकेत के 8वें सर्ग से ली गई हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि साकेत के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 83 है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी। उर्वशी के लिए दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। प्रश्न संख्या 84 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो। इसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 85 है, कबीर उलटबासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, इससे पहले उलटबासियां हमें किस साहित्य में देखने को मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्ध साहित्य में। कबीर से भी पहले जो उलटबासियां हमें देखने को मिलती हैं तो वो सिद्ध साहित्य में देखने को मिलती हैं। प्रश्न संख्या 86 है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी। प्रश्न संख्या 87 है, जिसमें हमें निम्नलिखित कृतियों को और उनके रचनाकारों से के साथ सुमेलित करना है और फिर सही कूट दिए गए ऑप्शन में इनका चयन करना है। तो मैं आपको कृति और उसके रचनाकार बता देती हूँ, आप लोग कूट जो है वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पहली कृति है आपकी अकाल और उसके बाद, तो ये जो है ये नागार्जुन की रचना है, अकाल और उसके बाद। दूसरी कृति है कलगी बाजरे की, इसके रचनाकार हैं अज्ञेय। फिर है गीत फरोश, तो गीत फरोश के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। उसके बाद है ब्रह्म राक्षस, तो ब्रह्म राक्षस जो है आपकी ये मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। उपर्युक्त पंक्तियां धूमिल की किस कविता से हैं? फ्रेंड्स, अगर इस कविता की एक पंक्ति और दे दी जाती तो शायद आपको पहचानने में आसानी होती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये पंक्तियां जो ली गई हैं ये धूमिल की रोटी और संसद कविता से ली गई हैं। प्रश्न संख्या देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका ये, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। 3 कहानियां दी गई हैं यहाँ पे, एक और जिंदगी, राजा निर्बंसिया, मांस का दरिया। तो राजा निर्बंसिया और मांस का दरिया ये दोनों कहानी जो है ये कमलेश्वर की ही है। एक और जिंदगी ये कहानी कमलेश्वर द्वारा रचित नहीं है। प्रश्न संख्या 90 है, चंद्रगुप्त नाटक में दृश्यों की कुल संख्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 44। चंद्रगुप्त नाटक में हमें कुल 44 दृश्य देखने को
मिलते हैं। प्रश्न संख्या 91 है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक के चरित्र की प्रमुख विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भावुकता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92, महामाया हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की पात्र है। यहाँ पे उनके 3 उपन्यास दिए गए हैं, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा और बाणभट्ट की आत्मकथा। तो जो बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, महामाया उसी की पात्र है। प्रश्न संख्या 93 है, गैंग्रीन कहानी के लेखक हैं। गैंग्रीन कहानी को आप रोज कहानी के नाम से भी जानते होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। गैंग्रीन कहानी के लेखक हैं अज्ञेय। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 94, बहुत कम कहानी लिखकर भी सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त कहानीकार इनमें से कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने काफ़ी कम कहानियाँ लिखी और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था, उससे इन्होंने लोकप्रियता प्राप्त की। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 95, प्रजातंत्र और लोकतंत्र के नाम पर हमारे चारों ओर फलने फूलने वाली राजनीतिक संस्कृति के प्रतिनिधि पात्र वैद्य जी किस उपन्यासकार की सृष्टि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है ये राग दरबारी उपन्यास से संबंधित हैं वैद्य जी, और जिसके रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 96 है कि अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खंजन नयन। ये उपन्यास जो है महाकवि सूरदास पर आधारित है। इसके लेखक हैं अमृतलाल नागर। प्रश्न संख्या 97 है, जिसे संसार दुख कहता है वही कवि के लिए सुख है। धन और ऐश्वर्य, रूप और बल, विद्या और बुद्धि, ये विभूतियाँ चाहे संसार को कितना ही मोहित कर लें, कवि के लिए यहाँ जरा भी आकर्षण नहीं है। ये कथन जो है वो गोदान उपन्यास के किस पात्र का है। तो ये जो कथन है आपका, ये गोविंद और मेहता के बीच होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेहता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98, देवसेना जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। प्रश्न संख्या 99 है कि लघु मानव की महत्ता को किसने प्रतिपादित किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजय देव नारायण शाही। फ्रेंड्स, मैं ऑप्शन नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप लोग ऑप्शन साथ में देखते चलिएगा, क्योंकि जो कन्फ्यूजन हमें एग्जाम के टाइम होती है ऑप्शन को देखने के बाद, अगर उसे हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं तो आगे के लिए हमें बेहतरीन परिस्थितियाँ मिल जाती हैं। प्रश्न संख्या 100 है, इनमें से किस लेखक के निबंध ललित निबंध विद्या के प्रस्थान बिंदु बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 101, ये गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले आइए हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य के अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है। अब आइए इस पर आधारित हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 101 है कि उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। जैसा कि अभी हमने इसे पढ़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा का महत्व, क्योंकि इस गद्यांश में भाषा के महत्व के बारे में बात की गई है। प्रश्न संख्या 102 है, अभिव्यक्ति शब्द का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकट करना। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है प्रकट करना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 103, प्रकट का विलोम शब्द क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त। प्रकट का विलोम होता है गुप्त। प्रश्न संख्या 104 है, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इला। तरंगिणी और तटिनी ये दोनों नदी के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जो इला है ये नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 105 है कि गद्यांश का आशय क्या है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है, यही गद्यांश का आशय है। प्रश्न संख्या 106 है, गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो पतला भी गुणवाचक विशेषण है और घना भी गुणवाचक विशेषण है, लेकिन जो चौगुना है ये आपका ये संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 107 है, एक आंख से देखना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बराबर मानना। बराबर मानना यानी एक आंख से देखना। प्रश्न संख्या 108 है, किस शब्द में दीर्घ स्वर संधि नहीं है? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्योंकि महा से यानी महाधन आ से, तो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि है। फिर अगला आपका महोत्सव, तो इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो होता है महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, तो यहाँ गुण संधि हो जाएगा, तो यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि नहीं है। अगला है आपका पितृण, लेकिन इसकी जो वर्तनी लिखी गई है ये गलत है, क्योंकि पितृधन ऋण करेंगे तो यहाँ पे बड़ा वाला री हो जाता है, तो इसके त के नीचे ये ऐसे री की मात्रा लगती है, तो इसमें भी दीर्घ स्वर संधि नहीं होगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 109, मैंने रमेश को मारा था, वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? मैंने रमेश को मारा था यानी क्रिया बीत चुकी है पूरी तरीके से, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण भूतकाल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110, मनोज पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्तृवाच्य। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं, द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे प्रतिदिन में तो हो जाएगा आपका अव्ययीभाव, बेकाम में भी अव्ययीभाव समास हो जाएगा, भूखा प्यासा में द्वंद्व समास हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 112, शुद्ध वर्तनी है। साम्राज्य ये भी गलत लिखा हुआ है, श्राप ये भी गलत लिखा हुआ है, पैतृक ये सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैतृक। पैतृक की जो वर्तनी है वो शुद्ध है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 113, चट मंगनी पट ब्याह, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है शीघ्र विवाह होना, बी अड़चन दूर होना, या फिर सी तत्काल कार्य होना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्काल कार्य होना, मतलब चट मंगनी पट ब्याह। प्रश्न संख्या 114 है, अनल अनिल श्रुति संभिन्नार्थक शब्दों के सही अर्थ क्या होंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अग्नि और वायु। अनल का अर्थ हो जाएगा अग्नि और अनिल का हो जाएगा वायु। प्रश्न संख्या 115 है, वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाक धन जाल। फिर क का यहाँ पे फिर ग हो जाएगा, तो यहाँ जाके आधा ग हो जाएगा, वाग्जाल हो जाएगा, और यहाँ पे व्यंजन संधि होगी जाएगी। प्रश्न संख्या 116 है, अप्रत्यय से युक्त शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुलीन, क्योंकि कुलीन में जो है इन प्रत्यय आपका लगा हुआ है। बाकी मौन में मुनि धन अप्रत्यय से मौन बना, और शिव धन अप्रत्यय से आपका सेव बन गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 117 है कि इनमें से ये आपके पास 3 वाक्य दिए गए हैं, अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आज दिन सबसे अच्छा है, यह तो शुद्ध है। मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, यहाँ पर देखेंगे तो प्रातः काल का मतलब ही हो गया सुबह का समय, तो फिर समय यहाँ पे अनावश्यक में उपयोग किया गया, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो वाक्य है ये अशुद्ध है। तुम्हें इतनी देर क्यों हुई, ये भी शुद्ध वाक्य में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैं प्रातः काल के समय घूमने जाता हूँ, ये वाक्य अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं, अस्पताल में मरीज की मृत्यु हो जाने के बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया तो लोगों ने कहा कि क्या कहा? यहाँ पे आपके 3 लोकोक्तियाँ दी गई हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, का वर्षा जब कृषि सुखाने। जब मरीज की मृत्यु ही हो गई तो फिर उसके बाद जब डॉक्टर इलाज के लिए आया तो उसका क्या मतलब हुआ, इसलिए का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी जब फसल ही सूख गई तो उसके बाद वर्षा का क्या महत्व है। प्रश्न संख्या 119 देख लेते हैं, द्विगु समास का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? मोहन के घर के निकट चौराहा है, तो यहीं पर आपका ये पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तुम बेखटके आ सकते हो, तो यहाँ अव्ययीभाव समास हो गया। और विक्रमादित्य के राज दरबार में बहुत से विद्वान थे, तो राज दरबार यानी राजा का दरबार, तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन के घर के निकट चौराहा,
है इस वाक्य में द्विगु समास का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 120 है और आज का लास्ट प्रश्न भी है। इस प्रकार से हम लोग इस बीपीएससी टीजीटी हिंदी के पेपर के 80 प्रश्नों को, हिंदी के 80 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। लास्ट वाला प्रश्न देख लेते हैं। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग हुआ है? मेरे हाथ खुजलाते हैं, यहाँ तो नहीं है। पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये हिंदी के 80 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 40 प्रश्न हमने इस वीडियो में देखे और 40 हमने पहले वाली वीडियो में देखे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल पे उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें तो इस पेपर का PDF आपको मिल जाएगा। ज्वाइन करने के बाद आप लोग एक बार मैसेज कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि जो लोग बीपीएससी टीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, आगे आने वाली परीक्षा की, उनकी रणनीति किस प्रकार से होनी चाहिए। किताबें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जो बुक होती हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगी। तो कल हम उसी पर चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।